यंग मैन, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। रात के बीच में मैंने देखा एक पीला वीजल जो 3 बड़े आदमियों से भी बड़ा था, मेरे बेड के पास घुटनों के बल बैठा था। मेरा नाम लूक शुआन है। मैं पहले चीफ सर्जन था, लेकिन उस समय मैं इतना डर गया था कि बस कंबल के अंदर छुपकर रोना चाहता था। मैं उसकी गोल चमकती आंखों को देखता रहा और कांपती आवाज में बोला, बॉस, मैं एक सर्जन हूं जो स्केलपेल चलाता है। मैं डिलीवरी नहीं करवाता। तुम गलत इंसान के पास आए हो। उस येलो व्हीसल का नाम हुआंगदा था। वह इतना परेशान था कि बार बार सिर झुकाकर विनती कर रहा था। गांव वाले कहते हैं, आप बहुत स्किल्ड हो, प्लीज मेरी वाइफ और बच्चों को बचा लो। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। उसे लगभग रोते हुए देखकर मेरे दिल का पुराना डर फिर से जाग गया। आधा महीना पहले एक 25 साल का लड़का मेरी ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया था। उसकी फैमिली भी इसी तरह मुझसे गिड़गिड़ा रही थी। तब से जब भी मैं स्कैल्पेल देखता हूं, मेरे हाथ पार्किंसंस वाले मरीज की तरह कांपने लगते हैं। मैंने मुंह फेर लिया, खिड़की के बाहर देखा और कहा, मैं अब डॉक्टर नहीं हूं, यहां से चले जाओ। मैंने हुआंगदा को बाहर निकालकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बेड के किनारे बैठा रहा। दिमाग में उस मरे हुए पेशेंट की तस्वीर और उसके परिवार की बदुआएं घूम रही थीं। ऐसी रात बिना सोए काटना बहुत मुश्किल था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैंने मदद नहीं की तो वो माँ और उसके बच्चे सच में मर जाएंगे। ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला। हुआंगदा अभी भी वहीं जमीन पर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी गोल आंखें छोटे बल्ब की तरह चमक उठीं। मैंने जल्दी से कहा, जल्दी करो, अपनी वाइफ को अंदर ले आओ। जंगल के बीच मेरी छोटी सी कैबिन एक पुराने नॉर्दर्न घर जैसी थी। कमरे में डिसइंफेक्टेंट और पुरानी लकड़ी की हल्की स्मेल थी। मैंने जल्दी से टेबल पर साफ स्टेराइल कपड़ा बिछाया और उसे टेम्परेरी क्लिनिक बना दिया। तभी हुआंगदा अपनी वाइफ को उठाकर अंदर लाया। फीमेल वीजल का पेट बहुत ज्यादा सूज चुका था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और अब उसमें चीखने की ताकत भी नहीं बची थी। बाहर पेड़ों की परछाइयां पेपर विंडोज पर हिल रही थीं, जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। मैं अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन मेरी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट मुझे शांत रहने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपना सर्जिकल किट निकाला जो मैंने छुपा कर रखा था, उसके पेट के फर को स्टेरिलाइज किया और फिर अपने पुराने रूममेट को कॉल लगाया जो ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने नींद में फ़ोन उठाया। मैंने जल्दी से पूरी सिचुएशन समझाई। उसकी गाइडेंस से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ध्यान से सुनो, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब लाइफ और डेथ ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने स्केलपेल उठाया। हल्की रोशनी में मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। उस पल ऐसा लगा जैसे मैं फिर उसी पुरानी ऑपरेटिंग टेबल पर खड़ा हूं। मैंने स्किन पर कट लगाया। तभी अजीब तरीके से उस कट से काला धुआं निकलने लगा। वह इतना ठंडा था कि शरीर कांप जाए, लेकिन मेरे पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैं सिर्फ ब्लीडिंग पॉइंट को देख रहा था। खुद को संभालते हुए मैंने तेजी और सफाई से ऑपरेशन किया। कुछ ही मिनटों बाद कई छोटे छोटे गीले बच्चे बासिन में गिर पड़े। हुआंगदा की वाइफ ने आखिर भारी सांस ली और कमजोर सी आवाज निकाली। सुबह की पहली धूप के साथ 3 छोटी नई जिंदगियां इस दुनिया में आईं। माँ और बच्चे दोनों सेफ थे। हुआंगदा खुशी से रो पड़ा। वह जल्दी जल्दी अपनी वाइफ और बच्चों को साफ करने लगा। मैंने अपने खून लगे ग्लव्स उतारे और अपने हाथों को देखा जो आखिरकार कांपना बंद कर चुके थे। पिछले आधे महीने से दिल पर रखा भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। मैं बैल्कनी में गया और देखा सुबह हो चुकी थी। मैंने तुरंत अपने पुराने क्लासमेट को कॉल किया और बताया कि माँ और बच्चे सेफ हैं। फिर मैंने कहा, शायद मैं फिर से स्कैल्पेल पकड़ सकता हूँ। उसने पूछा, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी इस जंगल में ही रहने वाले हो? मैंने अपने नाखूनों के नीचे जमे खून को देखा और चुप रहा। वह बोला, हे लुआशुआन, हम डॉक्टर्स का काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन कभी कभी फेट को कोई नहीं रोक सकता। इस काम में हम हर दिन लाइफ और डेथ देखते हैं। हर इंसान की अपनी डेस्टिनी होती है। मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है। उसने फिर पूछा, तो क्या तुम वापस आओगे? मैं होराइजन पर फैली सुबह की रोशनी को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। फिर वह हंसकर बोला, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। सच कहूं तो मैं भी ये जॉब छोड़ना चाहता हूं। हर दिन कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है। आज तो हालत और ख़राब है। इतनी प्रेग्नेंट विमेन हैं कि शेड्यूल तक नहीं बना पा रहा।
फोन रखने के बाद मैं वापस अंदर गया। हुआंगदा और उसकी फैमिली अभी भी उस टेम्परेरी नेस्ट में आराम कर रहे थे जो मैंने उनके लिए बनाया था। मैंने आंगन के कोने से सूखी घास इकट्ठा की, थोड़ा डिसइंफेक्टेंट पाउडर डाला और उनके फैमिली को वहीं रहने दिया। 2 दिन बाद सुबह सुबह मेरी ग्रैंड माँ बाहर से चिल्लाने लगी। दरवाजे के पास एक मरा हुआ फेजेंट पड़ा था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। ग्रैंड माँ ने हैरानी से पूछा, शिहवान, जरा बाहर आकर देखो, ये फेजेंट कहाँ से आया? मैंने कोर्टयार्ड की दीवार के पास देखा तो सच में मिलस्टोन के पीछे से एक छोटा सा सिर झांक रहा था। हुआंगदा अपनी गोल आंखों से उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी टेल भी खुशी में हिल रही थी। मैंने कैजुअली कहा, शायद कोई गिफ्ट देने आया होगा और गलत घर पर छोड़ गया। ग्रैंडमा मुस्कुराकर बोली, अगर कोई लेने नहीं आया तो इसे पकाकर खा लेंगे, काफी मोटा बर्ड है। उस दिन के बाद हर सुबह दरवाजे पर एक फेजेंट या कभी मोटा फील्ड माउस पड़ा मिलता। लगातार 3 दिन फीजेंट खाने के बाद हालत ऐसी हो गई कि मेरी डकारों में भी चिकन फीदर्स की स्मेल आने लगी। आखिर मैंने हुआंगदा को रोककर कहा, अब और चिकन मत लाना, मैं तंग आ गया हूं। हुआंगदा ने सिर टेढ़ा किया जैसे उसे समझ आ गया हो। अगले दिन दरवाजे पर रॉ मीट की स्मेल नहीं थी। उसकी जगह लाल लाल वाइल्ड फ्रूट्स रखे थे जिन पर अभी भी सुबह की ओस लगी हुई थी। ग्रैंडमा बोली, जुआन, क्या वो महान इमॉर्टल हुआंग है? मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था। ये सब चीजें शायद रेंट के तौर पर दे रहा है। ये छोटे क्रीचर्स सच में बहुत स्पिरिचुअल हैं। मैंने हंसते हुए कहा, सिर्फ रेंट देना ही नहीं, इंसानों की भाषा बोलना भी जानते हैं। अगले कुछ दिनों तक हुआंगदा रोज सुबह जल्दी निकलता और देर रात लौटता। उसके गिफ्ट्स भी अलग अलग होने लगे, कभी वाइल्ड फ्रूट्स, कभी मशरूम्स, तो कभी अजीब मेडिसिनल हर्ब्स। मेरी देखभाल में उसकी वाइफ का वंड जल्दी भर गया। थोड़े समय बाद वह अपने बच्चों को लेकर हर जगह घूमने लगी। फिर एक दिन दोपहर में हुआंगदा अपनी पूरी फैमिली के साथ मुझसे गुड बाय कहने आया। उसने बताया कि अब उन्हें पहाड़ के पीछे वाले फॉरेस्ट में वापस जाना होगा। इन अजीब लेकिन खास पेशेंट्स को विदा करने के बाद मेरी जिंदगी फिर शांत हो गई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक रात जब चांद की रोशनी हल्की थी और आसमान में कम तारे थे, वहीं जानी पहचानी नॉकिंग की आवाज फिर सुनाई दी। मैंने सोचा हुआंगदा फिर गिफ्ट्स लेकर आया होगा। मैं थोड़ा परेशान होकर दरवाज़ा खोलने गया और बोला, मैंने कहा था ना, मुझे रेंट नहीं चाहिए। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैं जम गया। दरवाजे के बाहर हुआंगदा नहीं था। वहां लाल फर की एक विशाल दीवार जैसी चीज खड़ी थी। वह 2 मीटर से भी बड़ा मॉन्स्टर था। उसकी पूरी बॉडी गहरे लाल फर से ढकी थी जो मूनलाइट में चमक रही थी। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें 2 छोटे नाइट लैंप्स की तरह चमक रही थीं। डर से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसका विशाल शैडो मेरे पूरे शरीर पर छा गया। उसकी भारी प्रेजेंस से ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं गिर पड़ूंगा। मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बचाओ, ये मॉन्स्टर एक ही बाइट में 3 लोगों को निगल सकता है। लेकिन तभी उस जायंट बीस्ट ने इंसानों की भाषा में कहा, क्या तुम वही मिरेकल डॉक्टर हो जिसने हुआंग फैमिली को बचाया था? मैं डर से कांप रहा था और जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उस मॉन्स्टर ने अपना सिर नीचे किया। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया और देखा कि उसके बड़े पंजे के नीचे एक छोटा कांपता हुआ क्रिएचर दबा हुआ था। ध्यान से देखने पर पता चला वो हुआंगदा था जो कुछ दिन पहले ही यहां से गया था। मैंने खुद को थोड़ा संभाला। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस मॉन्स्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना खून जैसा लाल मुंह खोला जिसमें डरावने नुकीले दांतों की 2 कतारें दिख रही थीं। डर से मेरा दिल लगभग रुक गया। अब तो मैं गया, ये मुझे खा जाएगा। मैं चीख भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे पैर हल्के लगने लगे। मेरा पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसने मुझे ऐसे अपनी पीठ पर फेंका जैसे कोई छोटे चूजे को उठाता है और आराम से हुआंगदा को भी पकड़ लिया। मैं अभी भी शौक में था, उसकी लाल फर में दबा हुआ। मजबूती से पकड़ो। इतना कहते ही वो लाल फर वाला मॉन्स्टर हवा की तरह दौड़ पड़ा और मुझे पहाड़ के पीछे वाले जंगल की गहराई में ले गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर दर्द की तरह लग रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैं बस उसकी लाल फर को कसकर पकड़ पाया। उसकी पीठ पर पड़े हुए मैंने कांपती आवाज में हुआंगदा से पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। हुआंगदा भी बुरी तरह डरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, चिचू, अचानक मेरे घर घुस आया
और मुझे तुम्हारे पास लाने को मजबूर कर दिया। कह रहा था बहुत ज़रूरी बात है। चिचू, इस लाल फर वाले फॉक्स का नाम चिचू है। दौड़ते दौड़ते हम एक छोड़े हुए पहाड़ी श्राइन के पास से गुजरे। वहां बहुत समय से कोई नहीं आया था। दीवारें आधी टूटी हुई थीं। चांदनी में मैंने ऑल्टर पर एक बिना सिर वाली डेटी की मूर्ति देखी। उसका मिट्टी का सिर नीचे गिरा पड़ा था, एक तरफ झुका हुआ। उसकी खाली आंखें उसी दिशा में घूर रही थीं जहां हम जा रहे थे। वो नज़ारा देखकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं चीचू की चौड़ी पीठ से चिपका रहा। उसका हर कदम मेरे पूरे शरीर को झटका दे रहा था। लाल फर के बीच से ठंडी हवा मेरे कपड़ों के अंदर घुस रही थी। इतनी तेज रफ्तार थी कि लग रहा था मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। पता नहीं हम कितनी देर तक दौड़ते रहे। आखिर चीचू धीमा हुआ। अब आसपास सड़ी पत्तियों और टूटी टहनियों की बदबू नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब साफ और ठंडी खुशबू थी, जैसे महंगे अगारवुड में पहाड़ी जड़ी बूटियों की महक मिली हो। अंधेरे में हरी चमकती आंखें जल उठीं, जैसे हवा में तैरती आग। साथ में फुसफुसाहटें सुनाई दीं। क्यों क्यों एक इंसान को यहां क्यों लाया? ये इंसान तो बहुत नाजुक लग रहा है, स्वादिष्ट होगा। क्या क्यों पागल हो गया है? सेक्रेड ग्राउंड में इंसान ले आया? मेरा दिल धक से रह गया। क्या ये मुझे सीधे फॉक्स डीमंस के अड्डे में ले आया है? अब तो मैं सच में गया। लियू शुआन, इस बार तुम किसी की जान बचाने नहीं आए हो, तुम खुद खाना बनकर आए हो। चीक्यू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे आगे खींचता हुआ एक विशाल गुफा के सामने ले गया। उसने अपना शरीर नीचे किया ताकि मैं उतर सकूं और गुफा के अंदर गहरी आवाज में बोला, मैं किसी को लाया हूं जो बिग ब्रदर को बचा सकता है। गुफा के अंदर से अलग अलग रंगों के कई फॉक्स बाहर आए। सबसे आगे वाला चीक्यू से भी बड़ा था। उसकी मौजूदगी में एक डर और रौब था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हिला दिया वो था उसके पीछे हवा में हिलती 3 लंबी झबरी पूंछें। दबाव इतना ज्यादा था कि मेरे पैर कांपने लगे। ये थी चीच्यू की माँ और इस पूरे समूह की लीडर चिंग यी। इतने सारे विशाल फॉक्सिस से घिरते ही मेरा पुराना मेगालोफोबिया फिर से जाग गया। चिंग यी अपनी हरी आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी, बिल्कुल किसी पुरानी मूर्ति की तरह शांत। मेरी पीठ पर निकला पसीना सूख भी रहा था और फिर से निकल भी रहा था। आसपास के फॉक्सेस अचानक बहस करने लगे। बिग ब्रदर इतनी बुरी हालत में है, एक इंसान उसे कैसे बचा सकता है? क्यों ना इसे ताज़ा ताज़ा खा लें? हाँ, खा लेते हैं। ये बात एक लाल भूरे फॉक्स ने कही, जिसकी शक्ल काफी खतरनाक थी। चीक्यू उसे सेकंड ब्रदर कह रहा था। तभी एक ग्रे रंग का शांत फॉक्स बोला, अगर ये सच में उसे ठीक कर दे तो? ह्वांग फैमिली के लड़के ने कहा था कि इस इंसान में असली हुनर है। दोनों तरफ के फॉक्सेस जोर जोर से बहस करने लगे। किसी को मेरी जान की परवाह नहीं थी और मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, अरे भाई, कोई सीधा बता दो ना, मुझे भूनोगे या सूप बनाओगे? मेरी मौत के मेन्यू पर लड़ना बंद करो। तभी चिंग यी, जो अब तक चुप थी, आखिर बोली। उसकी आवाज गहरी और शालीन थी, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था कि कोई विरोध नहीं कर सकता था। इंसान, ऊपर देखो। मैंने तुरंत सिर उठाया और उसकी समंदर जैसी गहरी हरी आंखों में देखा। हुआंगदा ने कहा कि तुमने उसकी पत्नी का पेट काटकर उसके बच्चों को बचाया। क्या यह सच है? मैंने तेजी से सिर हिलाया। मेरा गला इतना सूख चुका था कि आवाज नहीं निकल रही थी। चिंग यी धीरे से बोली, इंसानों वाले तरीके से? मैं फिर सिर हिलाने लगा, जैसे सिलाई मशीन चल रही हो। चिंग यी कुछ देर चुप रही। उसका विशाल सिर थोड़ा नीचे झुका, जैसे वो फायदे और नुकसान सोच रही हो। हवा इतनी भारी लग रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। तभी सेकंड ब्रदर ने गुस्से से गुर्राया। उसकी लार लगभग मेरे जूतों पर गिरने वाली थी। मैंने मन में सोचा, भाई, थोड़ी मैनर्स तो रखो, आखिर फॉक्स इमॉर्टल हो। आखिर चिंग यी बोली, 9, इसे अंदर ले जाओ। चिचू ने राहत की सांस ली, लेकिन सेकंड ब्रदर फिर बोला, माँ, क्या आप सच में इस इंसान पर भरोसा कर रही हैं? अगर सर्जरी के दौरान इसने कोई चाल चली तो? चिंग यी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। सेकंड ब्रदर, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मुंह जितना चलता तो अब तक तुम ह्यूमन फॉर्म लेना सीख चुके होते। सेकंड ब्रदर तुरंत चुप हो गया। नाराज होकर एक कोने में जाकर अपनी पूंछ से खेलने लगा। मैं चीचू के पीछे गुफा में चला गया। हुआंगदा धीरे से मेरे पास आया और फुसफुसाया, मिरेकल डॉक्टर, डरिए मत, लेडी चिंग यी और उनके बच्चे बहुत समझदार हैं। मैंने मन में सोचा,
इनकी समझदारी का मतलब शायद ये है, अगर मैंने बचा लिया तो मिरेकल डॉक्टर, और अगर नहीं बचा पाया तो एपेटाइजर। गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। पत्थर की दीवारों पर चमकती मॉस लगी थी जो पूरी गुफा को दिन जैसा रोशन कर रही थी। हवा में एक अजीब खुशबू थी, जंगली जानवरों की गंध और महंगे आगरवुड की महक मिली हुई थी। जैसे जैसे हम अंदर गए, खून और सड़न की बदबू बढ़ती गई। सबसे बड़े स्टोन चेंबर में मैंने उनके बिग ब्रदर बाय चेन को देखा। वो एक बेहद विशाल सफ़ेद फॉक्स था जो पत्थर की स्लैब पर कमज़ोर हालत में पड़ा था। उसकी सफ़ेद फर अब गहरे लाल खून से दागदार हो चुकी थी। सबसे डरावनी चीज़ उसका अगला पैर था। वो बुरी तरह मुड़ा हुआ था, बिल्कुल अननैचुरल एंगल पर। घाव बहुत गहरा था और उससे काला धुआं निकल रहा था। मैंने एक नज़र में समझ लिया, ये डार्क एनर्जी है। डर के बावजूद मेरा डॉक्टर वाला इंस्टिंक्ट जाग गया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। चीचू जल्दी से बाईचेन के पास गया और उसकी नाक को हल्के से छुआ। बाईचेन ने मुश्किल से अपनी सुनहरी आंखें खोलीं। वो आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। मैं उसके पास बैठा और घाव देखने लगा। तभी सेकंड ब्रदर फिर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? हटो। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे चीचू से कहा, मुझे घाव करीब से देखना होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि इसे बचाया जा सकता है या नहीं। चीचू ने गुर्राकर सेकंड ब्रदर को हटाया। वो मन मारकर पीछे हटा, लेकिन मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई नकली डॉक्टर हूं जो कभी भी गलती कर देगा। मैंने अपने मेडिकल किट से आखिरी स्टेराइल ग्लव्स पहने और बाई चेन के घाव के आसपास की उलझी फर हटाई। उसी पल एक बर्फ जैसी ठंडी एनर्जी मेरी उंगलियों से सीधे दिमाग तक पहुंच गई। मैं कांप उठा। घाव के बीचों बीच एक काली स्केल ढंसी हुई थी, हथेली जितनी बड़ी। उसके किनारे चाकू जैसे तेज थे। आसपास का मांस पूरी तरह सड़ चुका था और काला पड़ गया था। वही काला धुआं वहां से फैल रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इसे चोट आखिर पहुंचाई किसने? चीचू की आंखें लाल हो गईं। हे यान, उस दुष्ट ईगल ने, उसने इस डेमोनिक स्केल से मेरे भाई पर हमला किया। अब मुझे समझ आया, ये कोई साधारण घाव नहीं था। उस स्केल की डार्क एनर्जी इन्फेक्शन फैला रही थी, घाव को भरने नहीं दे रही थी और एसिड की तरह उसकी लाइफ फोर्स खत्म कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। सच कहूं तो पॉइजन और डार्क एनर्जी काफी फैल चुकी है। अगर आधा घंटा और देर हुई तो इसका पैर नहीं बचेगा और जान भी खतरे में पड़ जाएगी। गुफा का माहौल तुरंत जम गया। दर्जनों फॉक्स आइज एक साथ मुझे घूरने लगीं। पता नहीं चिंगी कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसकी विशाल परछाई मुझ पर पड़ रही थी। तुम्हें कितना भरोसा है? मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। घाव साफ करना होगा, सड़ा हुआ मांस हटाना होगा, स्केल निकालनी होगी। मॉडर्न मेडिकल लॉजिक के हिसाब से इन्फेक्शन का सोर्स हट जाए और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन मिल जाए तो चांस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट इंसान नहीं था और मेरी हाथों की कंपकंपी फिर शुरू हो रही थी। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। मुझे ऑपरेशन करना होगा, स्केल निकालनी होगी और सारा डेड फ्लैश हटाना होगा। रिस्क बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतना बड़ा एनेस्थेटिक नहीं है। उसे दर्द सहना पड़ेगा और मुझे साफ गर्म पानी, खून रोकने वाली हर्ब्स और सबसे तेज ब्लेड चाहिए। चिंगी ने मुझे घूरते हुए कहा, जो चाहिए मिलेगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए। उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मुझे समझ आ गया। बाहर वाले फॉक्सेस शायद लंच की तैयारी कर चुके थे। मैं कड़वी हंसी हंसा। अगर फेल हुआ तो वैसे भी जिंदा यहां से जाने का इरादा नहीं है। मैंने बाई चेन की तरफ देखा। वो भी मुझे देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखों में मौत का डर नहीं था। वही नज़र, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस 25 साल के लड़के की थी जो मेरी ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया था। उम्मीद से भरी हुई, और मैं उसे बचा नहीं पाया था। कांपना बंद करो लुई चुआन, मैंने दांत भींचकर खुद से कहा। तुम यहां मरने नहीं, जान बचाने आए हो। मैंने सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, सब तैयार करो, ऑपरेशन अभी होगा। फॉक्स पैक की स्पीड देखकर मैं हैरान रह गया। चीचू ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर का बर्तन लगाया जिसमें साफ स्प्रिंग वाटर उबल रहा था। कुछ छोटे फॉक्स मुंह में तेज पत्थर के टुकड़े लेकर आए। वो किसी स्केलपेल जितने शार्प थे। मैंने सारे स्टोन शार्ड्स और फोर्सअप्स उबलते पानी में डाल दिए। फिर मैंने चीचू से कहा, तुम सब मिलकर इसे मजबूती से पकड़ो। किसी भी हालत में इसे हिलने मत देना, वरना ब्लेड जरा भी फिसली तो इसे कोई नहीं बचा पाएगा। चीचू ने सिर हिलाया और पूरे वजन से बाईचेन को दबा लिया।
बाकी बड़े फॉक्सेस ने भी उसके हाथ पैर पकड़ लिए। मैंने धीरे से कहा, बहुत दर्द होगा, सहने की कोशिश करना। बायचैन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। मैंने गर्म स्टोन शार्ड उठाई, लेकिन जैसे ही वो घाव के पास गई, मेरे हाथ फिर कांपने लगे। दिमाग में पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। तू नकली डॉक्टर है, मेरे बेटे की जान वापस दे, तुझे ये व्हाइट कोट पहनने का हक नहीं। मेरी नज़र धुंधली होने लगी। बेचैन का खून मुझे उस पुराने ऑपरेशन टेबल के लाल खून जैसा दिखने लगा। तभी हुआंगदा की घबराई आवाज आई, मिरेकल डॉक्टर। पता नहीं कहाँ से उसने एक हल्की नीली रोशनी वाली घास निकालकर मेरी नाक के पास कर दी। उसकी ठंडी खुशबू सीधे फेफड़ों तक गई, जैसे किसी ने बर्फ का पानी सिर पर डाल दिया हो। सारी डरावनी आवाजें गायब हो गईं। मैं वापस होश में आया। सामने बायचैन की शांत सुनहरी आंखें थीं। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरा इंतजार कर रहा था। दादी कहा करती थीं, हम जैसे लोग इसी काम के लिए पैदा होते हैं। अगर मन स्टेडी हो तो हाथ भी स्टेडी रहते हैं। मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा था। मैंने आंखें बंद कीं और अपने डर और गिल्ट को दिल में दबा दिया। जब आंखें खोलीं तो दुनिया साफ लग रही थी। मेरे हाथ आखिर स्टेडी हो चुके थे। मैंने कट लगाया, बिल्कुल साफ और सटीक। घाव खोलते ही दिखा कि अंदर का मांस पूरी तरह सड़ चुका था। बायचैन ने दर्द से धीमी मगर भारी गर्जना की। उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। चीचू और बाकी सब उसे जोर से पकड़ कर दबाए हुए थे। उनके पंजों से जमीन पर गहरे निशान बन गए थे। गहरा बैंगनी खून और काला धुआं बाहर निकल रहा था। मैंने बिल्कुल देर नहीं की। पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं पसीने से भीग गया था। पसीना मेरी नाक से टपक रहा था। हुआंगदा फुर्ती से सूखे कपड़े से मेरा पसीना साफ कर रहा था। आखिरकार मेरा पत्थर का टुकड़ा किसी सख्त अजीब चीज से टकराया। मिल गया। मैंने 2 लंबे पत्थर के टुकड़ों को फोर्सअप्स की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें धीरे से घाव के अंदर डाला और काली स्केल के किनारे को कसकर पकड़ लिया। वो स्केल जैसे जिंदा थी, बायचैन के शरीर के अंदर हल्का कांप रही थी। इसे कसकर पकड़े रखो। मैंने चिल्लाते हुए पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। हथेली जितनी बड़ी काली स्केल बाहर निकल आई। जैसे ही वो स्केल उसके शरीर से निकली, गाढ़ा काला धुआं तेजी से बाहर निकला, फिर चमकती मॉस की रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उबला हुआ हर्बल पानी लिया और घाव को लगातार साफ किया। फिर छोटे पत्थर से सड़ा हुआ मांस हटाया, जब तक घाव से निकलने वाला खून गहरे बैंगनी से चमकीला लाल नहीं हो गया। तभी मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़ों में फिर से सांस चल रही है। पानी, जल्दी मुझे पानी दो, मैंने चिल्लाया। बायचैन की सांस बहुत कमजोर हो चुकी थी। ज्यादा खून बहने और दर्द की वजह से शॉक के साइंस थे। अब सबसे जरूरी स्टेप था स्टिचिंग। घाव बहुत बड़ा था, सिर्फ ऑइंटमेंट से ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे पास फॉक्स स्किन के लिए सही नीडल और थ्रेड नहीं था। घबराहट में मेरे हाथ पसीने से भीग गए। तभी चिंगी की एक पूंछ अचानक चांदी जैसी रोशनी से चमक उठी। फिर एक बेहद पतला सिल्वर बाल अलग होकर हवा में तैरने लगा और चमकती सिल्वर थ्रेड वाली स्टिचिंग नीडल में बदल गया। इसे इस्तेमाल करो। चिंगी की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। ये मेरी लाइफ सोर्स हेयर है। ये हर चीज़ को जोड़ सकता है और लाइफ फोर्स को संभाल कर रखता है। मैं हैरान रह गया। ऐसी चीज़ बनाने में कितनी कल्टीवेशन लगी होगी। अपने बेटे को बचाने के लिए इस 3 टेल्ड फॉक्स ने सच में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने बिना देर किए सिल्वर नीडल ले ली। वो जेड की तरह गर्म महसूस हो रही थी। ये मेरी पूरी लाइफ की सबसे चमत्कारी स्टिचिंग थी। नीडल धीरे से बायचैन के मांस के अंदर गई। सिल्वर थ्रेड घाव में ऐसे चल रही थी जैसे कोई हीलिंग मेलेडी हो। मैं धीरे और सावधानी से स्टिचेस लगा रहा था। हर स्टिच बिल्कुल परफेक्ट था। आखिरी नॉट बांधते ही मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा तक निकल गई हो। सर्जरी सफल हो गई थी। मैंने स्टोन स्लैब पर सोए हुए बायचैन को देखा। उसकी सांस अभी भी हल्की थी, लेकिन स्टेबल हो चुकी थी। उसकी फीकी नाक में फिर से गुलाबी रंग लौट आया था। वो बच गया था। पूरी गुफा में सन्नाटा था। सैकड़ों फॉक्स उसी हालत में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अगले ही पल चीचू आगे आया और उसने अपना सिर झुकाकर प्यार से मेरे गाल को छुआ। उसका फर बहुत मुलायम था और उससे ताज़ी खुशबू आ रही थी। बहुत गर्माहट महसूस हुई। फिर सेकंड ब्रदर आया, वही जो पहले मुझे खाना चाहता था। अब वो उदास होकर मेरे पास आया और सिर झुकाकर
जैसे अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग रहा था। उसके बाद गुफा के सारे फॉक्सेस ने एक साथ मेरे सामने सिर झुका दिया। वो बिना शब्दों का थैंक यू था, लेकिन उसका वजन हजारों किलो जैसा था। मैं ठंडी जमीन पर बैठा अपने खून से सने हाथों और चमकती सिल्वर नीडल को देख रहा था। अचानक मैं हंसने लगा, फिर रोने लगा। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उसे बचा लिया। लुशुआन, तुम अब भी डॉक्टर हो। तुम अब भी लोगों को बचा सकते हो। नहीं, तुम अब भी जिंदगी बचा सकते हो। मैं फॉक्स केव में 3 दिन रुका। ये 3 दिन शहर में चीफ डॉक्टर रहने से भी ज्यादा आरामदायक थे। प्यास लगती तो मंकी वाइन मिलती। पता नहीं फॉक्सेस उसे कहाँ से लाते थे। मीठी थी लेकिन काफी स्ट्रांग भी। भूख लगती तो रोस्टेड मीट और अलग अलग वाइल्ड फ्रूट्स मिलते, जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे। क्रिस्पी और जूसी। मेरे सोने की जगह पर सूखी घास की मोटी लेयर थी, जिसके ऊपर किसी जानवर की मुलायम खाल बिछी थी। उस पर लेटना बहुत आरामदायक था। मैंने सोचा, ये तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो जानवरों वाला हिल्टन प्रेसिडेंशियल स्वीट है। बैचेन की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी। तीसरे दिन सुबह तक उसकी गहरी चोट वाली टांग हल्का हिलने लगी थी। उसका बर्फ जैसा सफेद फर फिर से चमकने लगा था। बस स्टिचेस की पतली सिल्वर लाइन बची थी, वरना कोई नहीं कह सकता था कि कुछ दिन पहले वो मौत के करीब था। वो मेरे पास आया। उसकी गोल्डन आइज में अब दर्द नहीं था, सिर्फ गर्मजोशी और ग्रेटिट्यूड था। थैंक यू ह्यूमन मिरेकल डॉक्टर, बैचेन बोला। उसकी आवाज़ पहाड़ों के झरने जैसी साफ थी। मैं अपना मेडिकल किट ठीक कर रहा था और बिना ऊपर देखे बोला, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, ये बस डॉक्टर का काम है। ये कहते ही मैं खुद रुक गया। नौकरी छोड़कर गांव लौटने के बाद मैंने सोचा था कि जिंदगी में फिर कभी डॉक्टर का काम नहीं कहूँगा, लेकिन ये शब्द इतनी आसानी से निकल गए। अब वो लोग भी मेरे साथ ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आने लगे थे, जैसे मुझे स्नैक समझना छोड़ दिया हो। हम चिंगच्यू माउंटेन के फॉक्स क्लैन की एक ब्रांच है, जिसका नाम चीक्सू है। हम सैकड़ों सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, और वो ब्लैक ईगल हैयान हमारा दुश्मन है, जो हमेशा इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मैं ये सब सुनकर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चाइनीज स्ट्रेंज टेल्स का लाइव ऑडियंस बन गया हूं। जाने से पहले चिंग यी ने मुझे रोका। उसने मुझे एक लंबा फायर रेड लीफ दिया। उसके अंदर रोशनी ऐसे बह रही थी जैसे बुझ न सकने वाली आग हो। ये क्रिम्सन फ्लेम हर्ब है। ये सिर्फ जहर नहीं मिटाता, बल्कि बुरी चीज़ों को भी दूर रखता है। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन चिंग यी ने अपनी एमरल्ड आइज से मुझे गहराई से देखा। इसे रखो ल्यूशन, तुम्हारे अंदर प्योर स्पिरिचुअल ऑरा है। इन पहाड़ों में ऐसी चीज़ें आसानी से आकर्षित होती हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। इसे अपने पास रखो। मेरा दिल जोर से धड़का। प्योर स्पिरिचुअल ऑनरा? मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही चिंगी मुड़कर गुफा के अंदर चली गई। पीछे सिर्फ आगरवुड की खुशबू रह गई। चिचू मुझे घर छोड़ने आया। 2 मीटर से भी बड़ा रेड फॉक्स मेरे साथ चल रहा था। उसकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि जंगल के जानवर भी रास्ता बदल लेते थे। गांव के किनारे पुराने लोकस्ट ट्री तक पहुंचकर चीचू रुक गया। अगर भविष्य में मुझे ढूंढना हो तो इस पेड़ के सामने खड़े होकर 3 बार चीचू बुलाना, मैं सुन लूंगा। मैंने सिर हिलाया। उसके बड़े फ्लफी सिर को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे सहला दिया। बहुत अच्छा महसूस हुआ। चीचू ने खुशी से पूंछ हिलाई और बोला, मेरे बड़े भाई का नाम बाईचैन है, सेकंड ब्रदर का चियर, और मेरी मॉम को बस चिंग ही बुला सकते हो। मेरे होंठ फड़क गए। तुम लोगों के नाम बहुत कैजुअल हैं। चीचू मेरा जोक नहीं समझा। उसने बस अपने सफ़ेद दांत दिखाए और हंस पड़ा। जब मैं जंगल वाले छोटे कैबिन में वापस पहुंचा तब सुबह हो रही थी। ग्रैंडमा अभी शेड से टूल्स लेने बाहर निकली थीं। मुझे देखते ही रुक गईं। काफ़ी ग्रैंड वेलकम है। उनकी आवाज़ में ज़रा भी हैरानी नहीं थी, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। मेरा साफ कोर्टयार्ड अब माउंटेन प्रोड्यूस मार्केट बन चुका था। दीवार के पास 3 मोटे फेजेंट्स, कई किलो का वाइल्ड बोर लेग और रेयर मेडिसिनल हर्ब्स के बंडल्स रखे थे। मिलस्टोन के पास जूसी वाइल्ड फ्रूट्स की बास्केट थी, जिनकी खुशबू दूर से आ रही थी। एक अनजान माउंटेन बर्ड खिड़की पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा था और चमकते कलर्ड स्टोन्स की स्ट्रिंग भी रखी थी। तुम्हारे दोस्त काफ़ी जेनरस हैं, ग्रैंडमा हंसते हुए बोलीं। मैंने उनकी नज़रों का पीछा किया और दंग रह गया। चीचू का बड़ा लाल सिर कोर्टयार्ड वॉल पर टिका हुआ था और उसकी गोल एमरल्ड आइज ग्रैंडमा को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई जायंट प्लश टॉय हो।
मैं भाग कर गया और उसका सिर नीचे धकेलते हुए ऑकवर्डली बोला, ये पहाड़ों में रहने वाला मेरा डिस्टेंट रिलेटिव फ्रेंड है। ये सब चीज़ें वो रेंट के तौर पर दे रहे हैं। चीचू ने हल्की आवाज़ निकाली और अपना सिर पीछे खींच लिया। ग्रैंडमा ने हाथ की सिकल नीचे रखी, एक एप्पल उठाया, साफ किया और काट कर खाया। बुरा नहीं है, तुम्हारा दोस्त समझदार है, फल काफ़ी मीठा है। मैं चीचू को जंगल में जाते हुए देखता रहा। वो हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरे दिल का तनाव आखिर थोड़ा कम हुआ। ग्रैंडमा मेरे पास आईं और मेरे कंधे पर लगी फॉक्स हेयर हटाई। अब जब वापस आ गए हो तो यहीं रहो। पहाड़ों के पड़ोसियों के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन वो शहर वालों से आसान होते हैं। मेरे दिल का पुराना ट्रॉमा जैसे उसी पल काफ़ी हल्का हो गया। सुइन, इन दिनों में तुमने बहुत कुछ समझ लिया ना? मैंने ग्रैंडमा की समझदार आंखों में देखा और मजबूती से सिर हिलाया। हाँ, मैंने समझ लिया। जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ शहर के ऑपरेशन टेबल पर ही लोगों को बचाऊं। जब तक मैं स्कैल्पल पकड़ सकता हूं और किसी की जान बचा सकता हूं, तब तक इस छोटे कैबिन में भी मैं एक डॉक्टर हूं। जिंदगी फिर सही रास्ते पर लौटती दिखी। हर दिन मैं ग्रैंडमा के साथ हर्ब्स सुखाता, कभी कभी टाउन जाकर सामान खरीद लाता। बस फर्क इतना था कि मेरा कोर्टयार्ड दिन ब दिन ज्यादा लाइवली होता जा रहा था। आज दरवाजे के बाहर लाल फलों की बास्केट रखी थी, जिन पर अभी भी ओस की बूंदें थीं।